जो विषय दिया गया है वह कादम्बिनी ग्रंथ का प्रकीर्णाधिकार के 216 अध्याय से आरंभ करके, तो सर्वप्रथम जो श्लोक है इस अधिकार का, उसमें प्रकीर्णाधिकार के वर्ण विषयों पर विचार किया गया है। राहव केतवस्तारा दिग्दाह पांशु वर्षणम भूकंपश्चेति षड भावा उक्ता वैकारिका हया राहव। तो इस अधिकार में जो सबसे पहले विचार किया गया है वो राहुओं पर, उसके बाद केतु, तारा, दिग्दाह, पांशु वर्षणम और भूकंप, ये 6 प्रकार के भाव, षड भाव होता वैकारिक का हया, ये वैकारिक भाव बताए गए। वैकारिक भाव मतलब विकार, प्रकृति के विकार, प्रकृति के विपरीत जो होता है उसे हम उत्पात कहते हैं। जैसे कि भद्रभाव संहिता में भी कहा गया है, प्रकृतिर यो विपर्यास सह चोत्पातः प्रकृति। प्रकृति का जो विपर्यास है, जो विपरीत है, विकार है, वो उत्पात कहलाता है। तो ये इस प्रकीर्णाधिकार के जो वर्ण विषय है ये सभी उत्पात स्वरूप कहे गए हैं। अगला जो विषय है वो है राहवः। यहाँ पर राहु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मूल ग्रंथ में राहवः शब्द का प्रयोग किया गया। राहव मतलब बहुवचन में, अर्थात ये राहु बहुत सारे हैं। तो यदि हम सिद्धांत ज्योतिष की दृष्टि से राहु की परिभाषा कहें तो जैसे पूर्व वक्ता ने भी कहा, उस पर काफी उन्होंने प्रकाश डाला कि सूर्य मंडल एवं चंद्रमंडल का जो भ्रमण मार्ग है, उन दोनों वृत्तों का जो संपात स्थान है उसमें से एक राहु और दूसरे को केतु कहा गया। तो इससे यहाँ पर राहवः बहुवचन का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये राहु एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो बृहद संहिता के राहु चाराध्याय में भी इसी संपात स्वरूप राहु के शुभाशुभ प्रभाव का वर्णन किया गया है। जितने भी बृहद संहिता ग्रंथ, जितने भी संहिता ग्रंथ है, आप बृहद संहिता देख लीजिए या नारद संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सभी में राहु चाराध्याय में इसी राहु जो क्रांति वृत्त और विमंडल चंद्रमंडल के संपात स्वरूप जो राहु है, उसी राहु का वर्णन राहु चाराध्याय में किया गया है। तो यहाँ पर जो कादम्बिनी में राहव शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब ये बहुत सारे। इसका अभिप्राय है कि राहु एक नहीं बहुत से हैं। तो कादम्बिनी ग्रंथ के अनुसार जब हम राहु की परिभाषा देखते हैं तो उसमें राहु के बारे में कहा गया है, राहवः स्वपर ज्योतिराहित्याद प्रकाशिनः अपि संतोपि गच्छन्तो द्युमार्गेषु न भान्ति ये। राहव अर्थात ये राहु बहुत सारे हैं और इनका स्वरूप क्या है, स्वपर ज्योतिराहित्याद प्रकाशिना। स्व ज्योतिराहित्याद अर्थात अपनी ज्योति से रहित होने के कारण, पर ज्योतिराहित्याद अर्थात दूसरे की ज्योति के कारण अप्रकाशक। ज्योतिराहित्याद ज्योति के अभाव में अप्रकाशिन अर्थात ये अप्रकाशक है। दूसरा लक्षण इनका क्या कहा, अपि संतो गच्छन्तो द्युमार्गेषु न भान्ति ये। संतो अपि गच्छन्तो अपि, संत इत्युक्ते तिष्ठन्तः अपि, ठहरे हुए। कहीं ये हमें आकाश में ठहरे हुए स्थान पर नहीं दिखाई देते। और अपि गच्छन्तो न द्युमार्गेषु, न द्युमार्गेषु आकाश मार्गे आकाशे भ्रमण मार्गेषु ये कुत्रापि संतो अपि न दृश्यन्ते, कहते ठहरे हुए भी नहीं दिखाई देते हैं और गच्छन्तो गतिमान भी नहीं दिखाई देते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि क्रांति वृत्त एवं चंद्रमंडल का संपात स्वरूप जो राहु है, जिसकी चर्चा बृहद संहिता, वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता, अद्भुत सागर आदि समग्र संहिता ग्रंथों में की गई है, वो राहु यह नहीं है। वह राहु इससे, उस राहु से ये जो बहुत सारे राहु कहे गए हैं, ये पृथक है। क्योंकि ये कहते तिष्ठन्तो, ये कहीं स्थिर भी नहीं दिखाई देते, इनका पिंड, और चलते हुए भी नहीं दिखाई, गच्छन्तो भी। तो यहाँ पर ग्रंथ में आगे व्याख्या की गई है कि संसार भर में 4 प्रकार के पदार्थ है, स्वज्योति, परज्योति, रूप ज्योति। तो ये सभी इससे पहले जो वक्ता थे रतीश झा जी, डॉक्टर रतीश जी, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला, तो मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं सीधा मूल विषय पर आऊंगा, राहु के भेद। कादम्बिनी में जो राहु के भेद बताए गए हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि जो राहु चाराध्याय में जिस राहु का वर्णन आया है, या सिद्धांत ज्योतिष में जिस राहु का वर्णन आया है, ये वो राहु नहीं है। ये राहु बहुत सारे हैं, एक से अधिक है। तो आगे इनके बारे में कहा गया भेदों के बारे में, ग्रहवत गतिमंतस्ते तस्मादुक्तादुपग्रहाः कीलाः स्वरभानवो नागाः
पाता इति चतुर्विधा। अगला इनका लक्षण कहा गया है ग्रहवत गतिमंतस्ते, वे ग्रहों की तरह गतिमान है। देखिए पूर्व श्लोक में कहा गया है कि ना संतो अपि गच्छन्तो द्युमार्गेषु न भान्ति, अर्थात ये कहीं दिखाई नहीं देते, चलते हुए भी अब स्थिर भी नहीं दिखाई देते। तो आगे है ग्रहवत गतिमंतस्ते, अर्थात वो ग्रह की तरह गतिमान है, उनमें गति है। तस्माद उक्ताद उपग्रह, उक्त जो उपग्रह है ये ग्रहों की तरह गतिमान है। तस्माद उपग्रह, तस्माद देते उपग्रहा कथिता, इस कारण इनको उपग्रह कहा गया है। आगे देखेंगे भेद कहे कीलाहा स्वरभानो नागाहा पाता इति चतुर्विधा, चार प्रकार, कीला कीलक स्वरभानु नाग और पात। तो सबसे पहले कीलक और स्वरभानु की चर्चा आई है। तो कीलक के बारे में क्या कहा, ते कीलका अप्रकाशाः पिंडा व्योम्नि भ्रमन्ति स्वरभानवः परद्योत्य पिंडा छायामयार्धकाः ते कीलकाः अप्रकाशाः। तो कीलक कैसे है, अप्रकाश है। ये अप्रकाशाः पिंडाः व्योम्नि भ्रमन्ति ते कीलकाः इति अन्वयः। जो आकाश में जो व्योम्नि आकाश में जो अप्रकाशक पिंड घूमते हुए दिखाई देते हैं वो कीलक है। आगे स्वरभानु, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर रुपेश जी ने विस्तृत व्याख्या की, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। स्वरभानवः परद्योत्य पिंडा छायामयार्धका, कि परद्योत्य जो पिंड है अर्थात जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित पिंड है, जैसे सूर्य स्वप्रकाशित है और वो दूसरे पिंडों को भी प्रकाशित करता है। अन्य जो परद्योत्य पिंड है उसकी छाया का, उसकी जो आधी छाया है अर्थात वो आधा प्रकाशक है और आधा अप्रकाशक, तो ये प्रकाशक पिंड जो है इसकी छाया, ये यहाँ पर स्वरभानु इसे कहा गया है। और प्रत्येक पिंड की छाया को स्वरभानु कहा गया है, क्योंकि स्वरभानवः यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो केवल यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा सकता है कि एक पिंड के छाया की बात नहीं कर रहे, केवल पृथ्वी की छाया को स्वरभानु नहीं कहा। जब स्वरभानवः कहा तो ये और भी पिंड है जिनकी छाया स्वरभानु होगी। तो इसमें भी मूल ग्रंथ में ये व्याख्या जो की गई है, मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा। ये इसी जो हमारे जो पूर्व वक्ता है उन्होंने जो चर्चा की थी जिस विषय पर स्वरभानु, तो वो विषय पहले आ चुका है। अगला विषय है, अगला जो भेद है वो है नाग ग्रहाणाम गतिमार्गा, ये कक्षा वृत्ते विश्रुता बहुधा वर्तिता भोगस्ते नागा नाग विग्रह ग्रहाणाम गतिमार्गा, कि ग्रहों के जो गतिमार्ग है अर्थात जो कक्षा वृत्त है, ये कक्षा वृत्ते विश्रुता, जो कक्षा वृत्त के नाम से जाने जाते हैं, बहुधा अवर्तिता भोगास्ते भोगा भोगा कहते मार्ग अतीव अवर्तिता परिवर्तिता विपरीता नागा नाग, वो नाग की तरह कहते सर्पाकार है, घूमे हुए है। जैसे सर्पाकार हम कब कहेंगे, जब ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टा चलता है तो सर्पाकार उसकी आकृति बन जाती है, वो अलग विषय है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो नाग है वो कक्षा के वृत्त है, कक्षा वृत्त है। उसके बाद अगला विषय है पात, एतेषाम एव नागानाम ये संपाताः परस्परम, तो ये जो कक्षा वृत्त है उनके जो संपात है इनको नाग कहा, नहीं पात कहा। एतेषाम नागानाम, इन नागों के अर्थात कक्षा वृत्तों के जो संपात है परस्परम ये संपाताः सन्ति त एव अत्र नागाः सर्वे राहवो निष्प्रभा यतः, ये सभी निष्प्रभ है अर्थात प्रभा से ही नहीं, इनको राहु कहा गया। अब बात आती है कीलक राहव। तो कीलक राहु का क्या परिभाषा यहाँ पर की, क्या कैसा उनका स्वरूप है, निष्प्रभा तमस्कत्वादृश्या सन्ति भूरिशः चंद्र शुक्रादिवत पिंडा चंद्रार्कद्यनुगामिनः। तो सबसे पहला लक्षण क्या कहा, निष्प्रभा। तो आगे कहा प्रकाश रहित, निष्प्रभा तमस्कत्वाद अदृश्य, कहते निष्प्रभ होने के कारण अदृश्य, तम से अंधकार से युक्त होने के कारण प्रकाश रहित और अदृश्य, भूरिशः अनेकशः चंद्र शुक्र आदिवत पिंड चंद्रार्काद्यनुगामिना, और चंद्र और शुक्र आदि अन्य पिंडों की तरह ये भी अर्काद्यनुगामिना, अर्क आदि का भ्रमण करते, अर्क आदि के चारों ओर घूमते हैं। तो आगे एक त्वष्टा नामक महाग्रह कहा, ये संभवतः ये राहु नहीं है, ये महाग्रह इसकी संज्ञा है। तत्रेन्दुवत् महाबिंबस त्वष्टा नाम महाग्रह बिना पर्व नयत्यर्क मंडलम सततम अस्कताम, अर्थात इंदुवत् महाबिंब, इंदु के समान, इंदुवत् यस्य बिंबम महत् बृहदाकारम,
इंदु के समान, चंद्रमा के समान जिसका बड़ा बिंब है वो महाग्रह, उसका नाम महाग्रह, उसका नाम महाग्रह है। बिना पर्वम, पर्वम नाम अमांतम पूर्णिमांतम वा, तो बिना पर्व के भी वो अर्कमंडलम सततम अस्कताम, कहते अर्कमंडल को वो अंधकार युक्त कर देता है। तमस्कताम, तमम नयति, अंधकार में कर देता है। अगला जो श्लोक है, तामस की लगादी राहुपोतन, ततो अल्पबिंबाः सन्त्यन्ये ग्रहास्तामस कीलकाः त्रयस्त्रिंशन्मिता राहुपुत्राख्या राहवस्यते। कहते ततो अल्पबिंब, ततः उस तृष्णा से जो छोटे बिंब है, सन्त्यन्ये अन्ये ये अल्पबिंबाः सन्ति ग्रहस्तामस कीलका, ते तामस कीलक संज्ञकाः, ग्रहाः उनको भी ग्रह की संज्ञा दी है। त्रयस्त्रिंशन्मिता और उनकी संख्या 33 है। राहु पुत्राख्या राहव, वो राहु पुत्र है और राहु है। आगे उनकी आकृतियों के बारे में कहा गया है, ध्वांशः कबंधो दंडश्च ध्वज छत्रम च चामरम एते छिद्रकरा सूर्ये भयो दृष्टा स्तमो ग्रहाः, भूयो दृष्टा स्तमो ग्रहाः। ध्वांश, कबंध, दंड, ध्वज, छत्र, चामर, ये कहते इनकी आकृतियां हैं। और ये कैसे, ये छिद्र करा सूर्य, ये सूर्य में छेद करने वाले, अर्थात सूर्य में छेद की तरह ये दिखाई देते हैं। भूयो दृष्टा स्तमोग्रह, भूयो मैंने अनेक बार, कई बार जो है ये तमोग्रह जो है सूर्य में छेद करते हुए दिखाई देता है और छिद्र की तरह दिखाई देते हैं। अब इन उक्त राहुओं का यदि हम प्रायोगिक रूप से विश्लेषण करें तो जैसे यहाँ पर इनका स्वरूप बताया गया है, छिद्र करा सूर्य, ये कहते सूर्य में छिद्र करने वाले होते हैं। तो आधुनिक दृष्टि में इन राहुओं को इनका यदि प्रायोगिक विश्लेषण करें तो बृहत संहिता, वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता, अद्भुत सागर आदि अनेक सभी ग्रंथों में आदित्य चाराध्याय में तामस कीलक का वर्णन प्राप्त होता है। उक्त ग्रंथों के अनुसार ये तामस कीलक सूर्यमंडल में ही दिखाई देते हैं। तो जितने भी संहिता ग्रंथ है सभी में तामस कीलक जो का वर्णन, तामस कीलक राहु पुत्रों का वर्णन सूर्य चाराध्याय में होता है। और जैसे यहाँ पर पहले प्रयोग आया छिद्र करा, वहां पर भी इनको छेद की तरह, मतलब एक स्पॉट की तरह का इनका वर्णन किया गया है। वर्तमान काल में उक्त तामस कीलक आदि को सूर्य छिद्र, सूर्य कलंक तथा आंग्ल भाषा में सन स्पॉट्स कहा जाता है, सूर्य छिद्र। इसके विषय में नासा की वेबसाइट पर पर्याप्त सूचनाएं अंकित की गई है। ये जो सारे चित्र हैं और ये जो सूचनाएं हैं आंग्ल भाषा में जो यहाँ पर मैंने लिया है, ये सारा ऑफिशियल जो नासा की वेबसाइट है, और यहाँ पर नासा का लिंक जहां से मैंने ये चित्र और ये मैटर लिया है वो नासा की वेबसाइट पर है। तो इसमें कहा गया कि ओकेजनली डार्क स्पॉट्स फ्रेकल द फेस ऑफ द सन, दीज आर सनस्पॉट्स, कूलर रीजन, वहां पर पूरा वर्णन है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो वहां नासा की वेबसाइट पर आप जाकर इनके पूरे इनका विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले श्लोक में कहा गया कि छिद्र करा, तो ये जो चित्र लिए गए हैं ये भी नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें आप जो छेद देख सकते हैं, छिद्र, ये इनको सन स्पॉट्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पर तामस कीलक आदि राहु कहे गए हैं। इसी प्रकार ये इस लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप जा करके इनके विषय में, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और ये किस कारण ये छिद्र हमें सूर्य के बिंब में दिखाई देते, इसका पूरा वहां पर विश्लेषण किया गया है। तो आगे इसमें जो विषय है, व्यक्तिगत सौर कलंक या सौर कलंकों के समूह कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक रह सकते हैं लेकिन अंततः क्षय हो जाते हैं। ये सारा जो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नासा की वेबसाइट से लिया गया है, तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये पीपीटी आदरणीय संयोजक महोदय को भेज दूंगा, वहां पर आप इसको और भी डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1996 से लेकर 2006 तक ये 10 वर्षों का एक चक्र इसमें दिया गया है। तो नासा की वेबसाइट पर यह भी दिया गया है कि सूर्य अपने प्राकृतिक 11 वर्षीय चक्र से गुजरते हुए सनस्पॉट की संख्या घटती बढ़ती रहती है। वैज्ञानिक इस चक्र को ट्रैक करने के लिए सनस्पॉट का उपयोग करते हैं। तो ये चक्र जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य छिद्र का 11 वर्षीय चक्र, ये सारा डायग्राम, ये सारा डेटा भी नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप देखें यहाँ 1975 से पहला इसका चक्र शुरू हुआ और इनकी संख्या 150 थी, और उसके बाद 1985 से थोड़ा सा आगे, मतलब 11 वर्ष का इनका चक्र है वैज्ञानिकों के अनुसार। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर संख्या 150 से ऊपर है, फिर 85 से 95, फिर 2005, फिर 2015, इस तरह 11 वर्ष के चक्र इसमें
दिखाए गए है। ये डायग्राम आप नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। दिए गए चार्ट के अनुसार 11 वर्षीय चक्र में सूर्य छिद्रों की अधिकतम संख्या 150 से अधिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 से अधिक संख्या इनकी मैक्सिमम, मतलब 150 से अधिक भी है और कई जगह कम भी है एक किसी चक्र में। तो परंतु आप देखिए कदम्बिनी अथवा अन्य संहिता ग्रंथों में तामस कीलक की संख्या केवल 33 कही गई है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? यह भी नहीं है कि हमारे आचार्य पूर्वाचार्य जो तपस्वी ऋषि थे इस विषय में वो अवगत ना हो। तो जैसे आकाश मंडल में असंख्य पिंड है परंतु मानव जीवन पर केवल कुछ ही पिंडों का प्रभाव हमारे ऋषियों ने कहा है, इसी प्रकार प्रभाव की दृष्टि से जितने सनस्पॉट, जितने ये सूर्य छिद्र या तामस कीलक आदि महत्वपूर्ण थे उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है 33 केवल। तो ये अभी का है, अभी का चक्र है ये, जो कि 2019-20 से शुरू हुआ है और ये 2030-31 तक चलेगा। यहाँ पर अनुमानित आगे इसमें दिया गया है अग्रिम विषय। अच्छा, अब विषय आता है तामस कीलक आदि राहुओं का प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव। तो इसमें अगला श्लोक है, रूपाणि तेषामुदे चंडो वायु स्पर्श करः रजो वृत्तम खम कालुष्यम जले भूकंपनम भवेत्। तो इनके उदय होने पर, इनके दिखाई देने पर रूपाणि तेषामुदे चंडो वायु, प्रचंड वायु बहती है, सशर्करः, शर्करा सहित, धूल से रहित, रजो वृत्तम खम आकाशम रजेनाभिवृत्तम जायते। आगे कहा कालुष्यम जले, जले कालुष्यम आगच्छति, कलुषता, गंदगी, भूकंपनम भवेत्, और भूकंप होते हैं। आगे कहा निर्घातश्च दिशाम दाहो द्रुमस्वर्तु विपर्ययः मृग पक्षिणा दीप्ता कीलकानां प्रभावतः। निर्घातः जोर का शब्द, दिशाम दाह, दिशाओं का जलना, द्रुमस दाहो ध्रुम आवाज, उसके बाद ऋतु विपर्यय, ऋतुओं का परिवर्तन, मृग पक्षिणा दीप्ता, मृग और पक्षी दीप्त हो जाते, जल जाते हैं, कीलकानां प्रभाव, जो तामस कीलक है इनके प्रभाव से ये सारी घटनाएं होती है। आगे कहा केतूनाम अपि राहूणाम कीलकानां च दर्शने पृथक फलाचोत्पातास्ते हि तत्प्रभावास्मृता। कहते केतुओं के, राहुओं के और कीलकों के, इनके दर्शन पर पृथक फलानाम भवति, कहते इनके दर्शन होने पर समान फल होते हैं। जो उत्पाद कहे गए हैं तत्प्रभाव, उनके दिखाई देने से, उनके दर्शन से जो उत्पाद कहे गए हैं वो सबके बराबर होते हैं। पृथक फलानाम भवति, इससे अलग फल नहीं होता है। अगला श्लोक है कीलका येषु देशेषु दृश्यन्ते सूर्यबिंबगा अवृष्ट्या चातिवृष्ट्या च प्रजातेषु प्रणश्यति। कीलकः, ये कीलक जिस देश में दिखाई देते हैं, येषु देशेषु दृश्यन्ते सूर्यबिंबगा, सूर्यबिंबे, ये कीलका येषु देशेषु दृश्यन्ते, ये कीलक जो है प्रत्येक देश से अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि ये जो कीलक यहाँ से जिस समय दिखाई देगा वो अन्य देश से नहीं दिखाई देगा। इसका अभिप्राय ये है कि इसी देश पर इसका प्रभाव होगा, स्थान विशेष पर इसका प्रभाव होगा। तो इसका आगे कहा अवृष्ट्या चातिवृष्ट्या च प्रजातेषु प्रणश्यते। अवृष्ट्या कदाचित, अवृष्ट्या कदाचित च अनावृष्ट्या प्रजातेषु प्रणश्यते, तेषु देशेषु प्रजा प्रणश्यति, उन देशों में प्रजाओं का नाश होता है। अगला इसका फल कहा धूम स्फुलिंग ज्वाला युक्ता स्त्रे ते प्रभवन्ति चेत् तदा अंत्यम प्रजापीड़ा दुर्भिक्ष मरकादिभिः। धूम स्फुलिंग ज्वाला, धूम स्फुलिंगाः अग्निकणाः, धूम स्फुलिंग ज्वालाद युक्तास्ते, ज्वाला से युक्त, वे कीलक धूम स्फुलिंग और ज्वाला से युक्त प्रभवन्ति चेत, यदि दिखाई दे, तदा अंत्यम प्रजा दुर्भिक्ष मरकादिभिः, तदा प्रजा अंत्यम, प्रजाओं का अंत का नहीं, प्रजा अंत्यम अत्यंतम पीड़िता भवति, प्रजा जो है अत्यंत पीड़ित होती है। दुर्भिक्ष मरकादिभिः, दुर्भिक्ष और महामारी इत्यादि से प्रजा को अत्यंत पीड़ा होती है। आगे कहा एको द्वौ बहवो वा ते सदा पाप फलारवौ दंड ध्वांश कबंधाये चंद्रे दृष्टा शुभावः। 1 2 3 कहते सूर्य मंडल में जितने भी ये दिखाई दे वो सब पाप फल देने वाले ही होते हैं।
और दंड ध्वांश कबंधा, ये चंद्र दृष्टा शुभाभा, और कहते हैं चंद्र में यदि ये दिखाई दे तो शुभ फल देने होते हैं। तो आगे तामस की लगा आदि के प्रभाव का विश्लेषण। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए, आधुनिक वैज्ञानिक वे इस विषय को मानते हैं कि इन ये जो सन स्पॉट है या सूर्य धब्बे हैं, इनका मानव जीवन पर प्रभावित होता है। इसमें एक मैंने विश्लेषण उससे इंटरनेट से ये मैटर लिया है, क्योंकि मेरा स्वयं का ये शोध नहीं है, लेकिन जितना भी मैटर लिया उसके रेफरेंस हाथ में है। आप इन रेफरेंस पर जाकर के इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से सूर्य के 11 वर्ष चक्र का मानव व्यवहार और समाज में परिवर्तन जोड़ने के लिए अनुसंधान किया गया। सबसे पहला जो अनुसंधान था वो रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर A.L. चिजेवस्की द्वारा किया गया था। चिजेवस्की ने प्रस्तावित किया कि सौर कलंकों से संबंधित ज्वालाओं से उत्पन्न भूचुंबकीय तूफान न केवल विद्युत उपयोग, विमान दुर्घटनाओं, महामारियों, टिड्डियों के प्रकोप को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानव मानसिक जीवन और गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं। वायुमंडल में ऋणात्मक अयनीकरण में वृद्धि ने मानव जन उत्तेजना को बढ़ा दिया। चिजेवस्की ने प्रस्तावित किया कि मानव इतिहास सौर कलंक गतिविधियों के 11 वर्षीय शिखरों से प्रभावित है। 11 वर्षीय चक्र से वो प्रभावित होता है, जो मनुष्यों को विद्रोहों, क्रांतियों, गृह युद्धों, राष्ट्रों के बीच युद्धों के माध्यम से मौजूदा शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार के प्रभाव जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है उन्होंने उसको अनुभव किया। तो इसका रेफरेंस भी मैंने दिया है। ये कोई शोध पत्रिका है जिसमें इनका शोध पत्र छपा था 1982 में। इसका ISBN भी दिया है, और इसका लिंक भी आप ये जो विकिपीडिया का जो लिंक दिया गया है वहां से आप इसका लिंक ये प्राप्त कर सकते हैं। और दोबारा इस पर कुछ और मैंने मैटर लिया था। उन्होंने सनस्पॉट रिकॉर्ड और अनुमान रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। उनकी तुलना 500 ईसा पूर्व से 1922 की अवधि के लिए रूस और 71 अन्य देशों में दंगों, क्रांतियों, लड़ाइयों और युद्ध से की। एक प्रक्रिया जिसे हिस्टोरियोमेट्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में उन्होंने जो वर्गीकृत किया था उसका एक महत्वपूर्ण प्रतिशत सनस्पॉट अधिकतम के आसपास होता था। सनस्पॉट जब ये दिखाई दिए तो उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ साइकिल्स के संस्थापक एडवर्ड आर डेविड ने 1951 में फाउंडेशन के प्रकाशनों में अपना डेटा का विश्लेषण और प्रकाशन किया। इसका भी यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं। जर्नल ऑफ साइकिल रिसर्च खंड 1 से 5 पृष्ठ 89, 51 और खंड 41 पृष्ठ 165 से का ये संदर्भ है।